क्या आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का बोल बढ़ा जाता है और बहुत से ट्रांजैक्शन डॉलर के आधार पर होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के कई देशों की करेंसी की वैल्यू डॉलर से भी कई ज्यादा है। अगर भारत की उन करेंसी से तुलना की जाए तो भारत काफी पीछे है। बात करी जाए भारत की अपेक्षा 84 रुपीज प्रति डॉलर है और यूरो के 101 रुपीज जो कि अपनी सेंचुरी बना चुकी है। और दुनिया के सबसे पावरफुल करेंसी जो वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी है कुवैत दिनार। एक कुवैत दिनार की कीमत 250 INR के बराबर है। और दूसरी तरफ US डॉलर जो कि दुनिया की मोस्ट पावरफुल करेंसी वो इतनी महंगी नहीं बन पाई। कुवैत करेंसी जानने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये बात आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि 60 से 70 साल पहले कुवैत दिनार को इंडियन गवर्नमेंट इशूड करती थी। जी हाँ, एक टाइम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया करता था कुवैत दिनार को। करेंसी का नाम था गल्फ रुपए और ये कई हद तक इंडियन रुपए जैसे होते थे। आप देख सकते होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। जो गल्फ रुपीस थे उनको Z सीरीज से डिनोट किया जाता था। आखिर इंडियन गवर्नमेंट ही क्यों इशूड करती थी गल्फ रुपीस को? इसको समझने के लिए थोड़ा पास्ट में जाना होगा। 1763 से लेकर 1961 लगभग 200 साल तक ब्रिटिश का राज रहता था इन गल्फ पर्सियन पर। ब्रिटिश का कहना यह था कुवैत इतनी छोटी सी इकॉनमी है, उसमें क्या करेंगे न्यू करेंसी निकाल कर। इस वजह से इंडियन करेंसी को कुवैत में इशू कर दी। 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद इंडिया ने कुवैत में इंडियन रुपीस चलते रहने की परमिशन दे दी। कुवैत ज़्यादा बड़ी इकॉनमी नहीं थी क्योंकि अभी तक वहाँ फ्यूल सप्लाई नहीं हो रहा था। उसमें सबसे बड़ी वजह थी वर्ल्ड वॉर। लेकिन इंडिया कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही थी गोल्ड ट्रैफिकिंग की। आपको पता है गल्फ कंट्रीज के पास गोल्ड का खदान है, तो स्मगलर्स गोल्ड को स्मगलिंग कर उसको इंडिया में भेजते थे और उसके बदले में उनसे इंडियन रुपीस ले लेते थे और उस इंडियन रुपीस को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करवा लेते थे। इंडिया के इकॉनमी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1959 में उनको इंडियन करेंसीज को Z सीरीज में इशूड कर दिया। वो करेंसी सिर्फ और सिर्फ कुवैत में चल सकती थी, पर इंडिया में वह करेंसी नहीं यूज़ कर सकते थे। इससे इंडियन इकॉनमी को काफ़ी फ़ायदा मिला और पहले जितना रुपए को स्मगल कर रहे थे वो अब नहीं कर पा रहे थे। 1961 में कुवैत को ब्रिटिश से आज़ादी मिल जाती है। 1963 में कुवैत पहली अरब कंट्री बन जाती है। 1960 में न्यू कुवैत दिनार को इशूड करा जाता है नया कुवैत गवर्नमेंट के द्वारा। 1966 तक गल्फ रुपए चलता रहता है, पर इंडियन गवर्नमेंट को कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। इनकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट गल्फ रुपीस को इशू करना बंद कर देती है। वैसे एक्सचेंज रेट कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पर ही कंट्रीज डिपेंड करती हैं। एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट डिसाइड करता है फिक्स रेट सिस्टम में। फ्लोटिंग एक्सचेंज में डिपेंड करता है कि मार्केट करेंसी की डिमांड और सप्लाई से। कुवैती दिनार एक बास्केट ऑफ करेंसीज जिसमें US डॉलर, यूरो और जापानीज येन शामिल है। सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत एक्सचेंज रेट को नियंत्रित करता है और इसकी मदद से कुवैत दिनार को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रखता है। कुवैत की केस में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फाइनेंशियल इशू को मेंटेन करने में एक मुख्य भूमिका निभाई है, क्योंकि देश की इकॉनमी तेल के निर्यात पर अधिक डिपेंड है। आखिर कुवैती दिनार की इतनी वैल्यू कैसे? कुवैती दिनार को इतना प्राइसेस देने वाले कारणों में से एक प्रमुख कारण देश के बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। कुवैत दुनिया के 6 ह्यूज ऑयल रिजर्व्स में से एक है और ऑयल एक्सपोर्ट देश की इकॉनमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तेल के अलावा कुवैत के पास एक बैंकिंग सेक्टर एक और मजबूत सेक्टर है। देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण निवेश किए हैं और इनके पास एक शिक्षित और कौशल कार्यकर्ता समूह है।
कुवैत गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को कई सारी फैसिलिटीज़ फ्री में प्रोवाइड कराती है, जिसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड नो टैक्स फॉर द सिटीजन। लेकिन करेंसी की जो वैल्यू होती है वो कोई इंडिकेटर नहीं है कि देश की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। और आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं कि कभी इंडियन रुपीस कुवैती दिनार को ओवरटेक कर पाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।